हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। तो हम बायो पढ़ रहे थे और बायो में आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब होता है श्वसन तंत्र। अब श्वसन आप जानते ही क्या होता है। श्वसन होता है सांस लेना, लेकिन श्वसन का मतलब यहाँ हम सिर्फ सांस लेना ही नहीं समझेंगे। श्वसन का और भी मतलब होता है और आगे भी इसकी प्रोसेस होती है, उसके बारे में आज हम ध्यान से देखेंगे। क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स आएंगे, जो भी हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, श्वसन में हेल्प करेंगे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पहले हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। नॉर्मल क्या है, स्टूडेंट्स इन दोनों को एक ही समझते हैं कि सांस लेना ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है कि क्या है आखिर इनमें अंतर, की ब्रीदिंग क्या होगा और रेस्पिरेशन क्या होगा। तो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं उसमें आती है दो चीज, एक आता है ब्रीथ इनहेलेट और एक आता है ब्रीथ एक्सहेलेट, मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेना। तो ये जो प्रक्रिया है वो ब्रीदिंग कहलाती है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो आपकी सेल तक जाती है। मतलब आपने सांस ली, ये तो हो गई क्या, ब्रीथ इन। इसके बाद वो सांस गई, उसमें ऑक्सीजन थी, वो कहां पे गई, आपके लंग्स तक गई। लंग्स में कहा, एल्वियोली तक गई, एल्वियोली से हो गई ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से गई कहां, आपके हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए आपके पूरी सेल्स तक जा रही है। और वहां पे जब वो ग्लूकोज का क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो वो क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाती है। मतलब हमारे सांस लेने से ग्लूकोज के ब्रेक डाउन तथा एनर्जी प्रोड्यूस होने तक की जो प्रोसेस कहलाती है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। और ब्रीदिंग की बात करें तो सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या होता है, नॉर्मली ब्रीदिंग होता है। सांस लेना होता है और सांस छोड़ना होता है। तो आज हम देखेंगे कि इसका मेन ऑर्गन क्या है, हमें इसमें किसके बारे में पढ़ना है, ये कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका मेन ऑर्गन होता है। अच्छा, हम जो पढ़ते हैं वो ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, तो ह्यूमन का मेन ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होते हैं। अब और भी अदर जीव जो होते हैं, अदर लिविंग्स होते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का मेन ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होगा। लेकिन लंग्स के बारे में डायरेक्ट जानने से पहले हम इसमें कुछ बातें देखेंगे कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसमें रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है और क्या उनमें अंतर होता है। तो आज हम देखते हैं। तो रेस्पिरेशन यहां पे होता है दो टाइप का। रेस्पिरेशन कितना होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होता है इन दोनों में अंतर, तो अगर मैं इनका हिंदी नाम लिखूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन को कहेंगे क्या, ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ये क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन होगा, अनऑक्सीश्वसन। अब हिंदी में तो इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन हेल्प करती हो या जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता हो वो क्या होगा, ऑक्सीश्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब अनऑक्सीश्वसन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन ना हो या जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको क्या बोला जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें कॉलम बना के हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा कि ये जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और ये जो होगा वो O2 की एब्सेंस में होगा, एब्सेंस में होगा। कैसा होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति में होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, नहीं होगी। अब दूसरी बात कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो हम करते क्यों हैं। मतलब जितने भी अगर आप लिविंग्स देखेंगे तो पेड़ पौधों से लेकर हर एक एनिमल्स तक देखेंगे, इंसेक्ट भी देखेंगे, माइक्रोब्स जो होते हैं, बड़े बड़े जीव जो होते हैं, हर एक जीव क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। आखिर इसकी जरूरत क्या होती है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की, अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन की जरूरत होती है कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हमें करना है। देखो हमने ग्लूकोज लिया था कैसे, पिछला हमने डाइजेशन पढ़ा था, उसमें हम जो न्यूट्रिएंट्स लिए थे, जो हमने पोषक तत्व लिए थे, उसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उसे हम कैसा एब्जॉर्ब कर रहे थे, ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया था। लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में ही हमें एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी को ग्लूकोज से निकाला जाता है, या कहें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी बनाई जाती है। तो जो ग्लूकोज को तोड़कर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके जो एनर्जी बनाने की प्रोसेस होती है उसके लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। और जो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है वो कैसे तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है। मतलब ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को तोड़ता है, इसलिए हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं।
अच्छा, हम पेड़ पौधों की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन किस में लेते हैं? वो अपना ग्लूकोज बनाने के लिए, और अगर उन्हें ग्लूकोज तोड़ना है तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम में जो होता है पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। तो इसके बारे में हम तो बॉटनी में खैर डीपली बात करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, अभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, और इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकंड आ रहा है, C6H12O6। ये होता है क्या? ये होता है ग्लूकोज। अब इसका ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन, तो इसमें हमने ऑक्सीजन मिला दिया। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे? सबसे पहला हमने किस लिए ग्लूकोज को तोड़ा था? हमने तोड़ा था एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी। और कितनी निकलती है? 38 ATP निकलती है। ATP जो होता है वो एनर्जी की यूनिट होती है, उसमें ही हमें एनर्जी को देखना होता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो इसमें निकलता है H2O। H2O मतलब होता है जल, हमारा जो वाटर होता है वो भी इस क्रिया में निकलता है। फिर उसके बाद हम देखें तो जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है वो बचता है क्या? CO2। ग्लूकोज का जब भी ब्रेकडाउन होगा, जहां भी ब्रेकडाउन होगा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कई बार यही क्वेश्चन में आ जाता है कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से एक में कोई ये होगा और आपको टिक करना होगा। तो क्या देखा हमने कि अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें एनर्जी बनेगी। कितनी बनती है? 38 ATP बनती है। फिर उसके बाद देखें वाटर बनता है, और फिर उसके बाद देखें तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहां पर जो है वो ग्लूकोज का पूरा दहन हुआ है, ये पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि कंप्लीटली कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज, मतलब पूर्ण दहन हुआ है यहाँ पर ग्लूकोज का। तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये लिख लेंगे यहीं से। क्या होता है यहाँ पे? कंप्लीट कंबस्टन। क्या होता है? कंप्लीट कंबस्टन, मतलब पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन। अब एनारोबिक की बात की जाए, ये तो हमने एरोबिक की कर ली, ऑक्सीशोषण की कर ली जिसमें ऑक्सीजन था। अब लेकिन अगर एनारोबिक की बात की जाए तो क्या उसमें ग्लूकोज टूटेगा? भाई जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा? लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज टूटता है, और कैसा टूटता है, कैसा ब्रेकडाउन होता है उसका? पार्शियली। यहाँ पर कंप्लीट कंबस्टन नहीं होगा, यहाँ पर पूरा दहन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? आंशिक दहन होगा, पार्शियली कंबस्टन होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? पार्शियली कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। उसके पहले हम देख लेते हैं कि अगर ग्लूकोज टूटेगा तो उसमें बनेगा क्या क्या। तो हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला यहां भी लिखा C6H12O6। अब ये इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो ये टूटेगा कैसा? ये आधा टूटेगा, पार्शियली टूटेगा। अगर ये पार्शियली टूटेगा तो C6 का क्या हो जाता है? C3, H12 का हो जाता है S6, और O6 का क्या हो जाता है? O3। ये निकला। और ये किसका फॉर्मूला होता है? C3H6O3। ये होता है लैक्टिक एसिड का। किसका होता है? लैक्टिक एसिड का। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट कंबस्टन हो, यानी कि अपूर्ण दहन हो, या फिर पार्शियली कंबस्टन हो, तो उसमें कौन सा एसिड प्रोडक्ट में निकलता है? तो वहां पर आपको टिक करना होगा कि लैक्टिक एसिड होता है। तो ये हमने देख लिया लैक्टिक एसिड। फिर उसके बाद देखा जाए तो और क्या निकलेगा? अब आधा ग्लूकोज तो टूटा है, मतलब उसमें CO2 तो निकलना चाहिए, तो इसमें और क्या निकलता है? CO2 निकलता है, और प्लस और क्या निकलेगा इसमें वाटर भी निकलता है। जहां भी अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर वाटर और CO2 निकलना ही है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? थर्ड पॉइंट लिखना है कि यहाँ पर पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज होता है। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज, मतलब अपूर्ण दहन होता है, पूरा नहीं होता है यहाँ पर दहन, अपूर्ण दहन होता है। अब ये तो इनमें हमने अंतर देखा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस में अंतर होता है वो क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे कि ये आखिर होता कहाँ कहाँ है। तो इसके बारे में हम एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात देखी जाए तो ये मोस्टली बड़े जो एनिमल्स होते हैं, बड़े जो लिविंग्स होते हैं उनमें तो होगा, और छोटे लिविंग्स में क्या होता है? एनारोबिक होता है। तो इसको हम देख लेते हैं जरा। चलिए, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो जो एनिमल्स होते हैं, जो भी जानवर होते हैं उनमें होगा। फिर उसके बाद जो भी मैमल्स होते हैं उनमें होगा। एप्स में होगा। एप्स मतलब क्या होते हैं? पक्षी। मैमल्स मतलब क्या होते हैं? स्तनधारी, इसमें हम लोग आते हैं, गाय आती है, भैंस आती है, ये सब किसमें आते हैं? मैमल्स में। एप्स में होगा, जो पक्षी रहते हैं उनमें होगा। रेप्टाइल्स में होता है। किसमें होता है? रेप्टाइल्स में होता है। एम्फीबियंस में भी होगा, एम्फीबियंस में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है।
एम्फीबियंस में भी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो और उसके बाद प्लांट में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मैंने आपको बताया प्लांट भी क्या ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं, रात के समय। दिन के समय तो वो ग्लूकोज बनाते हैं और रात के समय उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। तो प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर। अब बात की जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा एरोबिक पढ़ने वाले हैं, पूरा हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है एनारोबिक के बारे में, एनारोबिक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ के इसे खत्म कर देंगे, तो इसे ध्यान से देखना और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। तो दूसरा हमने देखा क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये किस में होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है माइक्रोब्स में। किस में होता है, माइक्रोब्स में होता है। माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव। माइक्रोब्स मतलब क्या होगा, सूक्ष्म जीव। लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रोब्स है। तो इनमें क्या होता है, बैक्टीरिया जैसे आप अगर और देखें, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में क्या होगा, इन सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर दूसरा अगर देखा जाए तो और किस में होता है, ये इंसेक्ट्स में होता है। इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स मतलब क्या होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़े, कीड़े और मकोड़े। इनमें क्या होता है, इनमें होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। लाइक कॉकरोच वगैरह आते हैं छोटे छोटे जो कि घूमते रहते हैं, बरसात में अधिकतर दिखते हैं, उनमें होता है। तीसरा और कहां होता है, तीसरा होता है ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। पहले लिख लेते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, किण्वन की क्रिया। अब किण्वन तो आपने सुना ही होगा, हिंदी वालों ने किण्वन जरूर सुना होगा और इंग्लिश वालों ने फर्मेंटेशन सुना होगा। अब फर्मेंटेशन में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, फर्मेंटेशन मतलब होता है दूध से दही बनना। क्या होता है, दूध से दही बनना, मिल्क टू कर्ड। ये क्या होगा, ये फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। मतलब किसी भी चीज का सड़ना कुल मिला के आप कह सकते हैं क्या होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया फर्मेंटेशन का। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है अंगूर से शराब बनना, या फिर शराब बनने की भी जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो किसी से बनाई जाए, तो वो क्या होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है या फिर किण्वन की क्रिया होती है। मतलब अल्कोहल फॉर्मेशन, क्या होगा, अल्कोहल फॉर्मेशन। ये क्या होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। तीसरा अगर हम देखें तो जो बायोगैस होती है, जो जिसे हम गोबर गैस कहते हैं, तो वो भी एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस में ही आती है, वो भी एक किण्वन की क्रिया है। वहां पर भी पूरे गोबर को, बाकी सब खाद को क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। तो बायोगैस जो होती है उसमें भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और कहां होता है, और इसके बारे में अगर हम देखें, ये तीन तो हमने लिख लिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला फोर्थ देखते हैं कि जो सीड्स होते हैं उनमें होती है। सीड्स कौन से सीड्स, जो कि अंकुरण करते हैं। कौन से सीड्स, जो कि अंकुरण करते हैं, यानी कि डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरण। डोरमेंसी ऑफ सीड्स, ऑफ सीड्स मतलब बीज का अंकुरण। जब बीज का अंकुरण होगा तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर और अगर उसके बाद देखें तो हमारी जो मसल्स होती हैं, जब हमारी मसल्स में थकान आ जाती है तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसे हम मसल फटीग कहते हैं। और मसल फटीग के कारण क्या होता है, मसल क्रैम्प आ जाता है, मसल में जकड़न आ जाती है, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां होता है वहां पे मैंने आपको क्या बताया, लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, हमने पढ़ा है कि जहां पर लैक्टिक एसिड होता है वहां पर मसल क्रैम्प आता है। इसलिए कई बार रात को दही भी नहीं खाते हैं, क्योंकि दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो क्या कहें कि हमारी मसल्स जो होती हैं, मसल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखो अब मसल्स की एक स्पेसिफिक वो बात अलग आ जाती है, दूसरा हमारी सेल्स की बात अलग आ जाती है कि हमारी पूरी बॉडी में कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन स्पेशली अगर मसल्स को देखा जाए, और कब, जब हमारी मसल्स थकी हो, जब मसल फटीग हो, क्या हो, जब मसल फटीग हो, मतलब जब मसल्स में क्या हो, थकान हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और क्या आ जाता है, मसल क्रैम्प आ जाता है। मसल क्रैम्प मतलब मसल में जकड़न आ जाती है। तो ये भी एक किसका उदाहरण हो जाता है, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का उदाहरण हो जाता है। तो ये हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने अंतर देखा है। इसके बाद अब हम पूरी बात करेंगे किसकी, ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम की।
जो मानव का श्वसन तंत्र होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर मैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूं तो ह्यूमन में तो क्या ही होगा, लंग्स होता है, सबको पता है। अब इसके अलावा कई बार क्वेश्चन बन भी जाते हैं और बने भी हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं कि जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के बारे में बना है क्वेश्चन। फ्रॉग मतलब क्या होता है, जो मेंढक होते हैं। अब मेंढक का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, अब मेंढक तो जो है वो सरफेस पर, लैंड पर भी रह सकता है और कहां, हमारे पानी में भी रह सकता है। तो अब हर जगह तो एक ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम नहीं कर सकता। जैसे हम हुए, हमारे अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। अब हम पानी में नहीं जा सकते क्योंकि पानी में हमारे लंग्स काम नहीं करेंगे और किसी के भी लंग्स पानी में काम नहीं करते हैं। अब अगर इसके बारे में, फ्रॉग के बारे में बात करें तो फ्रॉग में होते हैं 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कितने होते हैं, 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जब फ्रॉग वाटर में होता है, कहां होता है, जब फ्रॉग पानी में होता है, तब उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, स्किन। क्या होता है, स्किन। मतलब वो त्वचा से ही रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, श्वसन प्रक्रिया को स्किन से ही कंप्लीट करता है। लेकिन अगर वो वाटर में नहीं है, कहां पर है, सरफेस पर है, लैंड सरफेस पर है, जमीन पर है, तब उसमें जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तब उसमें लंग्स ही होते हैं। क्या होते हैं, मेंढक में भी लंग्स होते हैं। आपने पहले भी कभी सुना होगा कि मेंढक की जो अधिकतम संरचना रहती है वो मनुष्य से मिलती जुलती होती है। चूहे की संरचना भी मनुष्य से मिलती जुलती होती है, इसलिए इन पर कई बार एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। ठीक है, इसका आ जाता है। और दूसरा अगर देखें, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म समझते हैं आप क्या होता है, अर्थवॉर्म मतलब होता है केचुआ। अर्थवॉर्म क्या होता है, केचुआ। अब केचुए में क्या होता है, केचुए में सिर्फ स्किन ही होती है। मतलब केचुआ अगर आपका वाटर में भी रहे तो भी उसका स्किन ही है, और अगर वो लैंड सरफेस पर रहे, जमीन पर रहे, तो भी उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, स्किन ही होती है। ऑल ओवर इसकी स्किन, मतलब त्वचा ही होगी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कॉकरोच, कि कॉकरोच कैसे सांस लेता है। मतलब सांस लेना नहीं, उसका रेस्पिरेशन कैसा होता है, श्वसन कैसा होता है। तो कॉकरोच के बारे में अगर बात करें तो कॉकरोच कैसे लेता है, कॉकरोच में होती है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप अभी नॉर्मल समझ लो विंड पाइप। विंड पाइप मतलब श्वसन नलिका। जैसे कि हमारी नाक होती है, नाक जो आगे जुड़ी हुई होती है गले के इधर से, जो पूरा नसल कैविटी से आगे जाती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जो होता है हमारा लैरिंक्स, उसके नीचे हमारी जो रहती है गले में, उसको कहा जाता है श्वसन नलिका, जहां से हमारी वायु कहां तक जाती है, लंग्स तक जाती है। लेकिन जो कॉकरोच होता है उसमें ना तो लंग्स होते हैं, ना ही वो स्किन से सांस लेता है, उसमें सिर्फ ट्रैकिया के लिए होती है, उसमें श्वसन नलिका होती है। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉकरोच जो होता है, कि कॉकरोच को बोला जाता है हिंदी में तिलचिट्ठा। क्या कहा जाता है, तिलचिट्ठा। तो इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा या जो श्वसन अंग होगा, मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, विंड पाइप होता है। क्या होता है, विंड पाइप होता है, जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, श्वसन नलिका। क्या लिखना है, श्वसन नलिका। ये कुछ कॉकरोच के बारे में जाते हैं। अच्छा, ह्यूमन का देखा जाए तो ह्यूमन का पता है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन और उसके बाद बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स में भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, बाकी के जो एनिमल्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। मैमल्स अगर पूरे देख लिए जाए तो उनमें लंग्स होंगे। इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। और जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर मतलब मैंने जो बैक्टीरिया भी लिखवाया था, उसके बाद अमीबा का कभी कभार आ जाता है। तो ये जो है अब यूनिसेल्यूलर है, एक सेल है, एक सेल क्या ही अंग बनाएगा। मतलब हमारे जो अंग बने होते हैं वो बहुत सारी करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं। हमारा जो लंग्स बना होता है वो भी बहुत सारी सेलों से मिलकर बना होता है। लेकिन जो यूनिसेल्यूलर होते हैं उनमें तो एक सेल होती है। अब एक सेल कितने अंग बनाएगी, एक सेल अंग ही नहीं बना पाती है, वो तो सिर्फ एक सेल ही है बस। तो वो कैसे सांस लेते हैं, अब जीव तो वो भी है, लिविंग्स तो वो भी है, फिर वो सांस कैसे लेंगे, तो वो कैसे लेते हैं, वो अपनी बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपको अमीबा का ये डायग्राम बना के दिखाया, अमीबा इरेगुलर साइज की होती है, शेप की होती है, मतलब कैसा भी उसका शेप हो सकता है। अब ये एक सेल ही है, ठीक है। अब ये इसके पास ना तो लंग्स है, ना ही नोज है, ना ही ट्रैकिया है, क्या है, इसके पास सिर्फ एक सरफेस होती है, सेल की सरफेस। अब यही सेल उसकी बॉडी है, तो इसको और क्या कहा जाता है, इसको बॉडी सरफेस भी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि अगर अमीबा जो है और बैक्टीरिया ये सांस कैसे लेते हैं, तो ये कैसे सांस लेंगे, नॉर्मल अपनी बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। जो इनका शरीर होता है उसकी ही जो सरफेस होती है उससे ये सांस लेते हैं। इतना आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने से पहले ये नॉर्मल सी बात पढ़ाना जरूरी है और समझने के लिए भी ये जरूरी होता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं।
लेकिन अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव के श्वसन तंत्र, इसकी ओर बढ़ते हैं। अब मानव जो श्वसन करता है वो श्वसन स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा जो श्वसन होता है वो स्टार्ट होता है हमारी नोज से, हमारी जो नाक होती है उससे स्टार्ट होता है। तो पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं कि क्या होता है, इसके जो नसल कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, हम सबके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं, ये हमने बना दी नोज और ये पूरा स्कल बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। अगर ये देखा जाए सबसे पहले नाक में, तो नाक में जो हमारी वायु जाती है, जो एयर जाती है, वो कहां से जाती है? जो हमारे नाक के जो छेद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, नसल पोर्स कहा जाता है, इनसे वायु अंदर जाती है। कितने होते हैं? एक नोज में 2 होते हैं, एक व्यक्ति के पास 2 होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? इन नसल पोर्स को नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। और हिंदी में कहें तो नासा द्वार इनको कहा जाएगा। तो यहां से सबसे पहले वायु प्रवेश करती है ह्यूमन के अंदर, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। अब ये जो चैम्बर बने हुए होते हैं ये ऊपर तक क्या है, अलग अलग डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये मतलब ये जो इस नॉस्ट्रिल्स का है, पहला वाला जो नॉस्ट्रिल्स होगा थोड़ी दूर तक इसका चैम्बर सेपरेट रहता है, दूसरा वाला जो नॉस्ट्रिल है उसका चैम्बर सेपरेट रहता है। लेकिन आगे जाके देखा जाए तो ये दोनों ही नॉस्ट्रिल्स के चैम्बर्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ये दोनों ही नॉस्ट्रिल्स के चैम्बर्स मिल जाएंगे, मतलब दोनों नॉस्ट्रिल्स में से जो हवा जा रही है, जो वायु जा रही है, वो आगे जाके सब एक साथ मिल जाती है। और यहां से जो इसके ऊपर से ये आई वाला क्षेत्र लग जाता है, ये ऊपर ब्रेन वाला आ जाता है और ये जाती है यहां से नीचे। अब नॉस्ट्रिल्स तो मिल चुके हैं ऊपर जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूरी जो खाली सी जो गुहा बनी रहती है, देखो खाली जगह अगर ह्यूमन बॉडी में कहीं भी होती है तो उसको कैविटी कहा जाता है, भले ही वो आपके दांत में भी क्यों ना हो। बोलते हैं ना डेंटल कैविटी जो होती है, कैविटी हो जाती है, तो उसे भी कैविटी कहा जाता है। हमारे जो मुख के अंदर जो गुहा होती है वो भी क्या होती है, कैविटी होती है, उसे बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। उस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ओरल कैविटी थोड़े अंदर तक और जाती है, ठीक है। बकल कैविटी कहाँ रहती है, सामने सामने जो दिखती है जीभ वाला एरिया यही रहता है। फिर अगर जो नाक के अंदर जो केव है, मतलब नाक के अंदर जो खाली स्थान है, उसको क्या कहा जाता है, उसको नसल कैविटी कहा जाता है। अब नसल, ये जो चैम्बर से एक जगह जाके मिल गए और ये जो पूरा खाली क्षेत्र है नॉस्ट्रल्स मिलाकर भी, ये क्या कहा जाएगा, नसल कैविटी कहा जाएगा, नसल कैविटी। और नसल कैविटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, नसल कैविटी को हिंदी में नासा गुहा कहा जाता है, नासा गुहा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें और ज्यादा पहले आगे जाने पर, तो नॉस्ट्रल्स में ही हम देखते हैं तो यहां पर क्या होते हैं, यहां पर छोटे छोटे बाल होते हैं। आपको पता होगा ह्यूमंस में जो नाक होती है उसके अंदर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नसल चैम्बर्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। उन बालों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है नाक के बाल, जिनको कहा जाता है, नाक के बालों को क्या कहा जाएगा, सीलिया कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है, सीलिया। हिंदी में भी इनको सीलिया ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, नाक के बालों को सीलिया इनको कहा जाएगा। अब ये ऐसा नॉर्मली तो रहेंगे नहीं, इनका कुछ ना कुछ काम तो होना ही चाहिए भाई, कोई भी चीज फालतू नहीं होती। अगर जो चीज हमारी बॉडी में फालतू होती है तो वो क्या होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। उसके बारे में आपको बता चुका हूं, 5 होती है। अब उन 5 के अलावा जो भी हमारी बॉडी में है वो कुछ ना कुछ काम तो कर रही है, और वेस्टिजियल ऑर्गन में हमारे नाक के बाल नहीं आते। अब इनका कुछ ना कुछ काम तो होगा, बिल्कुल होता है। अगर आप देखो तो हमारी जो नाक होती है, इसमें हम वायु कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर, हमारे जो वातावरण होता है इससे हम वायु अंदर लेते हैं। अब हमारी नाक में कोई फिल्टर थोड़ी ही लगा है कि जो वायु आएगी तो वहां से छन जाएगी, फिल्टर नहीं लगा है। लेकिन ये जो नाक के बाल होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, अब मैं इसको सीलिया ही बोलूंगा, तो सीलिया क्या करते हैं, उस वायु का फिल्ट्रेशन कर देते हैं, मतलब उस वायु को छान देते हैं। अब छानने की क्या जरूरत पड़ गई, आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे धूल के कण या कचड़े के कण या डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। अब अगर ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों में चले गए तो हम बीमार हो सकते हैं। आपको पता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर इसमें एक बूंद पानी भी चला जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक की संभावना बन जाती है। तो फिर ये डस्ट पार्टिकल्स कैसे जा सकते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के लिए हमारे नाक में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जिनको हम नाक के बाल कहते हैं। तो इनका काम यही होता है। और इनसे ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कि क्यों होते हैं, बन भी सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन ये बना हुआ है कि नाक के बालों को क्या कहा जाता है। बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता और ये बहुत सी जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो क्या कहा जाता है, इनको सीलिया कहा जाता है। अब चैम्बर से हम थोड़े ऊपर चलते हैं,
तो यहां पर क्या होता है, ऊपर ऑल्फैक्टरी रीजन, क्या होता है यहां पर, ऑल्फैक्टरी रीजन। देखो हमारे नाक के दो काम होते हैं, क्या काम होते हैं, दो काम होते हैं। पहला कौन सा काम होता है कि वो रेस्पिरेशन में या फिर ब्रीदिंग भी उसे कहो, सांस लेने में हेल्प करती है, पहला काम ये। दूसरा हमें स्मेल का सेंस देती है। स्मेल का सेंस मतलब हमें बताती है कि ये गंध कैसी है। अब गंध कैसी है तो उसके लिए ये सेंसरी ऑर्गन कहलाएगा। अब गंध का पता कैसे चलता है, हमने पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा था, हमें टेस्ट का पता कैसे चलता है कि हमारी जो जीभ होती है उसमें टेस्टिंग बड्स होती है, इसलिए हमें टेस्ट का पता चलता है। यहां पर गंध का पता कैसे चलेगा, गंध का पता ऐसे चलता है कि ये जो आपकी नसल कैविटी होती है इसमें ऊपर की ओर ये जो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, ये क्या होता है, घ्राण क्षेत्र, ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। इस ऑल्फैक्टरी रीजन से आपको स्मेल का पता चलता है। क्या बोला जाता है इसे, ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। अब ऑल्फैक्टरी रीजन को हिंदी में क्या कहा जाएगा, घ्राण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घ्राण क्षेत्र कहा जाता है। और इससे क्या पता चलता है, इससे आपको स्मेल का पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको भी आप स्टार करके लिख लीजिएगा कि ऑल्फैक्टरी का काम क्या होता है, क्या काम होता है स्मेल का, या फिर स्मेल का पता लगाने वाला कोई एक ऑर्गन बताओ या फिर कोई एक सेंसर बताओ, तो क्या होता है, वो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। अब और अगर नसल कैविटी में देखा जाए तो और क्या होता है, अब मैं आपको ध्यान से बता दूं, ध्यान से देखना, ये जो हमारी बकल कैविटी होती है और नसल कैविटी, इन दोनों का एक क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। कॉमन पाथवे मतलब कि हमारी जो नाक की वायु है और हमारे जो मुंह के द्वारा जो वायु ली जाती है, आप देखना अगर आप नाक से सांस नहीं लेते हो तो आप कुछ देर मुख से भी सांस ले सकते हैं। भाई नाक आप अगर बंद कर दो तो आपके मुख से भी हवा जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नसल कैविटी और बक्कल कैविटी का कोई एक कॉमन पाथवे तो होगा जहां पर वायु जा रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको किसका माउथ का रास्ता बता देता हूं। यहां से हमने पढ़ा था, ये ऊपर होती है पैलेट, आप देखना ऊपर जो हमारी नाक होती है और जब मुख होता है तो इसके बीच में कुछ कड़क कड़क सा रहता है, कुछ हार्ड सी एक स्ट्रक्चर रहती है, हड्डी होती है, उसको क्या कहा जाता है, पैलेट कहा जाता है। और यहां से देखा जाए तो हमारे गले में क्या होते हैं, दो ट्यूब होती हैं। क्या होती हैं, दो ट्यूब होती हैं। एक के बारे में तो मैंने बता चुका हूं, क्या बोलते हैं उसको, बोला जाता है ईसोफेगस, और एक को क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विंड पाइप। अब जो आगे की ओर होगी वो क्या होती है, वो होती है विंड पाइप, और जो पीछे की ओर वो क्या होती है, वो होती है हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में मैंने बता चुका हूं, तो उसको अभी आप क्या स्किप करो। हम किसके बारे में देखेंगे, विंड पाइप के बारे में। अब विंड पाइप से अगर हम देखें कि हमारा जो नाक की जगह है, मतलब नसल कैविटी जुड़ी रहेगी या बकल कैविटी जुड़ी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं दोनों का रास्ता कहां जाता है, दोनों का रास्ता आपका यहाँ ट्रैकिया तक, मतलब विंड पाइप तक भी जाएगा, श्वसन नलिका तक भी जाएगा और ईसोफेगस तक भी जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं कारण भी बताऊंगा, पहले आप स्ट्रक्चर देख लो कि कैसा बनता है। ये हमारा मुख का पाथ, यहां से हमारा खाना जाता है और ये जाता है कहां, ईसोफेगस में। और ये जो है वो क्या है, इसको अलग कलर से कर देता हूं मैं, ये हमारी नसल कैविटी का पाथ हो जाता है। क्या हो जाता है, नसल कैविटी का पाथ हो जाता है। ये यहां से आती है वायु और यहां से आता है हमारा भोजन। अब किसी के मन में ये सवाल तो होगा कि यार जब दोनों का पाथ एक ही है तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारी जो वायु है वो ट्रैकिया में ही जानी है और जो हमारा खाना है वो कहां जाना है, ईसोफेगस में ही जाना है। तो इसके बारे में बात करेंगे, उसके पहले मैं दो चीज के बारे में आपको बताऊंगा। एक होता है फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या होता है, आप अगर इधर से देखो कि ये जो भोजन जा रहा है हमारे मुख से और ये वायु जा रही है हमारी नाक से, ये दोनों एक जगह आकर मिल रहे हैं, मिलते हैं क्योंकि हमारे मुख का रास्ता और नाक का रास्ता एक जगह जाकर मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ रास्ता कहा जाता है। उभयनिष्ठ स्थान भी कहा जाता है, किसका, हमारी नासा गुहा का और हमारी मुख गुहा का उभयनिष्ठ स्थान, या फिर हम कहें कि कॉमन पाथवे ऑफ नसल कैविटी एंड बकल कैविटी, क्या कहा जाता है, फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स कहा जाता है। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कॉमन पाथवे होता है हमारी बकल कैविटी और नसल कैविटी का, मतलब यहां पर हमारा भोजन भी आता है और यहां पर नाक से ली हुई सांस भी यहां से आके गुजरती है। इसी कारण हम क्या है, मुख से सांस ले सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल मैं एक उदाहरण दूं तो जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आप देखना कि अगर वो मुख से पिएंगे तो वो नाक से भी धुआं निकाल देते हैं। जो स्मोक है वो नाक से भी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, इस फेरिंग्स के कारण ही निकलता है। कहीं तो इसका कोई एक स्थान होगा जो मुख से गया स्मोक नाक से निकल रहा है, किसके कारण, फेरिंग्स के कारण निकलता है।
और इसके कारण हम मुख से सांस भी ले पाते हैं। और अगर इसके बाद हम बात करें, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के ऊपर होता है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या होगा बताता हूं। देखो, अगर आप भोजन करोगे और अगर आप सांस लोगे तो ये एक जगह आएगा। अब उसके बाद क्या है, दो ट्यूब बटी होती हैं, एक का नाम होता है क्या, ट्रैकिया, जो हमारी विंड पाइप होती है, श्वसन नलिका, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। और ये ईसोफेगस होती है, क्या होती है, ईसोफेगस। अब भोजन को और हमारी वायु को पता कैसे चलेगा कि मुझे ईसोफेगस में और ट्रैकिया में जाना है, तो इसके लिए यहां पर क्या लगा होता है, एक एपिग्लोटिस लगा होता है। क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस लगा होता है। जब भी आप भोजन करते हो तो वो एपिग्लोटिस ट्रैकिया के ऊपर लग जाता है और आपका जो पूरा भोजन है वो कहां चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है, इसलिए एपिग्लोटिस लगा होता है। और जब भी आप सांस लेते हो तो ये जो एपिग्लोटिस है वो खुल जाता है और आपकी जो वायु है, एयर है, ऑक्सीजन है, सांस है, वो कहां चली जाएगी, वो ट्रैकिया में चली जाती है। तो ये जो पूरा होता है इसमें रोल इस एपिग्लोटिस का होता है। इसी कारण जो है आपका भोजन और जो आपकी वायु है ये आगे ईसोफेगस और ट्रैकिया में जा सकती है। एक बार फिर बता रहा हूं कि ट्रैकिया जो होती है वो क्या होती है, श्वसन नलिका, ईसोफेगस होती है भोजन नलिका। मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, अभी भी बता चुका हूं। इसको मैं बार बार हर एक लैंग्वेज में प्रोनाउंस नहीं करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोबारा बताऊं। अब दूसरी बात आती है, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एपिग्लोटिस खुला रह जाए और आप भोजन कर लें और वो भोजन है वो ट्रैकिया में चला जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़े बहुत जो मॉलिक्यूल्स हैं भोजन के, अगर वो एपिग्लोटिस से नीचे चले भी गए तो आपको हिचकी आ जाती है। क्या आ जाती है, हिचकी आ जाती है, या फिर आपको जो कहते हैं ठसका लग जाता है। आप जब खाना खाते हो तो एकदम से आपको ठसका लग जाता है, आप पानी पीते हो तो उसमें भी ऐसा होता है। क्यों होता है कि आपका एपिग्लोटिस हल्का सा खुला रह गया, आपका पानी या भोजन कहां चला गया, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में पूरा अंदर तक नहीं जा सकता है, अंदर तक जा ही नहीं सकता है। आपकी ट्रैकिया और आपके फेफड़े जो है इतने सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा जाएगा और बाहर निकल जाएगा, आपको खांसी आ जाएगी, ठसका आ जाएगा, हिचकी आ जाएगी। ये सब चीज इसी के कारण होती है। अच्छा, खैर हिचकी का एक अलग कारण भी होता है, वो डायफ्राम में होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, यहां से एक चीज और याद है कि हमको छींक कैसे आती है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी नसल चैम्बर्स थे, इनमें मैंने आपको क्या बताया था कि सीलिया होती है। सीलिया मतलब नाक के बाल होते हैं, उनमें क्या फंसे हैं, डस्ट पार्टिकल फंसे हैं। और यहाँ पर नाक में क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स क्या होंगी, इनको कहा जाता है श्लेष्मा ग्रंथियां। क्या कहा जाएगा इनको, श्लेष्मा ग्रंथियां। अब मैंने ये श्लेष्मा जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था, हमारे मुख में भी होती है, सब कहीं होती है, नाक में भी होती है। और श्लेष्मा रहता कैसा है, श्लेष्मा चिपचिपा रहता है। तो जो हमारा नाक का पानी कहें, नोज वाटर कहें, वो हमेशा चिपचिपा रहेगा। आपकी नाक में हमेशा नमी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। ये पूरी नसल कैविटी में छोटी छोटी होती है। अब ये क्यों होती है, इनका कारण क्या होता है? इनका एक कारण ये होता है कि, और जो ही हमें देखना है वो कारण क्या होता है, कि थोड़े बहुत डस्ट के पार्टिकल्स तो आपके जो सीलिया हैं, नाक के बाल हैं, उन्होंने रोक लिए। अब जो थोड़े बहुत अगर कहीं बच गए डस्ट के पार्टिकल्स, तो वो कहां चले जाएंगे, वो इस नमी वाले स्थान पर जाकर चिपक जाएंगे। और अब जो आपकी हवा रहेगी, जो वायु रहेगी, वो बिल्कुल शुद्ध होकर आपके फेफड़ों में जाएगी। तो इसके लिए दो फिल्टर लगाए गए, एक क्या होता है सीलिया, और दूसरा क्या होता है हमारी म्यूकस ग्लैंड से निकली हुई म्यूकस, जिसमें नमी रहती है। और छींक क्यों आती है, मैं वो बता रहा था कि जब भी डस्ट के पार्टिकल्स ज्यादा हो गए आपकी नाक में, ज्यादा म्यूकस ग्लैंड्स में चिपक गए, ज्यादा आपके सीलिया में चिपक गए, तो आपको एक छींक आएगी और उससे वो पूरे डस्ट के पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। तो यही कारण होता है छींक का। हाँ, तो हम आ गए थे कहां तक, फेरिंग्स के नीचे हमने देखा था एपिग्लोटिस का क्या काम होता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो ट्रैकिया का जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है। इस टाइप का ये लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये बाकी के नाम मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, लिख लिए होंगे अब तक तो आपने। अब लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स के बारे में देखते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है। ये जो मैंने आपको स्क्वायर में बनाया हुआ है, ये क्या है, लैरिंग्स है। क्या कहा जाता है इसको, इसको साउंड बॉक्स कहा जाएगा, ठीक है, और इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाएगा, और क्या कहा जा सकता है, और ध्वनि यंत्र भी कहा जाएगा। अब क्यों कहा जा रहा है इसको वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहां से वॉइस प्रोड्यूस होती है। भाई अगर कोई बोले कि आप मुख से बोलते हो, तो आप मुख से नहीं बोलते हो, आप कहां से बोलते हो, आप लैरिंग्स से बोलते हो। अब इसमें थोड़ा सा जो योगदान होता है वो हमारी टंग का भी होता है, हमारी जीभ का भी होता है। देखो, आपकी वॉइस प्रोड्यूस तो कहां से होगी,
प्रोड्यूस तो आपके ध्वनि यंत्र वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से होती है, लेकिन जो आवाज निकल रही है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना, उसको शब्दों में बदलना, ये किसका काम होता है? ये हमारी जीभ का काम होता है। और सिर्फ आवाज निकालना किसका काम होता है? वो हमारे वॉइस बॉक्स का काम होता है। अब आवाज निकलती कैसी है? आप अगर कभी भी बोलते हो तो उसमें से हवा निकलती है। आप देखो, आप कुछ भी बोलोगे उस वहां से क्या निकलती है? थोड़ी सी एयर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि ये जो लैरिंग्स होता है वो ट्रैकिया के ऊपर होता है। कहां होता है? ये ट्रैकिया के ऊपर होता है। इसलिए तो जब एपिग्लोटिस खुला रहेगा तभी तो उसमें से हवा निकलेगी। ट्रैकिया से ही हवा निकलती है, आपके कभी भी जो ईसोफेगस से हवा नहीं निकलेगी। इसलिए हम बोलते हैं हवा निकलती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लैरिंग्स होता है वो कहां होता है? ट्रैकिया के ऊपर होता है। इसी से हवा पास होती है, इसी से जाती है। अब इससे आवाज प्रोड्यूस कैसे होती है? तो इससे आवाज ऐसे प्रोड्यूस होती है कि ये जो मैंने आपका अलग से लैरिंग्स बना दिया है, इसके अंदर क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? स्वर रज्जु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर रज्जु। और ये वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? जब भी आप वायु निकालते हो बाहर तो ये कैसे होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। लेकिन जब आप प्रेशर में, आप गले पर दाब देकर, एक प्रेशर देकर जब आप वायु निकालते हो तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा वाइब्रेट होते हैं और उससे आवाज प्रोड्यूस होती है। तो इनके वाइब्रेट होने से ही क्या होगी? आपकी आवाज निकलेगी। और इनके जो ये किसके अंदर होते हैं? ये लैरिंग्स मतलब ध्वनि यंत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इतना हमको लैरिंग्स के बारे में पढ़ना था। अच्छा, बिना एक और क्वेश्चन यहां से आता है कि क्वेश्चन नहीं आता है, आप नॉर्मली आप अगर थिंक करोगे तो आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, स्वयं में सोचना है कि यार कहीं से ऐसा नहीं हो सकता, कहीं से वैसा नहीं हो सकता। सबके आंसर है, सबके आप कमेंट में बता सकते हो बिल्कुल। तो दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो भोजन और मैंने सांस के बारे में बताया तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है। हाँ, एक आता है जो खर्राटे जो हम लेते हैं वो कैसे आवाज निकलती है, तो वो भी वोकल कॉर्ड्स के कारण ही निकलती है। ठीक है। अब दूसरा लैरिंग्स के साइज के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब साइज के बारे में क्यों बात करना? देखिए, जो लैरिंग्स का साइज होता है वो एक अडल्ट एज में आकर कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये मेल्स में ही बड़ा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके लैरिंग्स का साइज मतलब ध्वनि यंत्र का साइज अगर छोटा रहेगा तो आपके आवाज जो रहेगी उसकी पिच कैसी रहती है? हाई रहती है। और हमेशा अगर पिच हाई रहेगी तो आपकी आवाज पतली रहती है। आप अगर देखो वुमेन्स में या गर्ल्स में, उनकी आवाज कैसी रहती है? पतली रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो लैरिंग्स रहता है वो छोटा रहता है। बच्चों में आवाज कैसी रहती है? बच्चों में अगर वो मेल भी हो या फीमेल भी हो, दोनों की आवाज कैसी रहेगी? पतली रहेगी। क्यों रहती है? क्योंकि बच्चों का भी लैरिंग्स जो होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। लेकिन अगर आप एक अडल्ट मेल की बात करें, किसकी? एक वयस्क पुरुष की बात करें, तो वो कैसा होगा? उसकी आवाज रहती है भारी, मतलब उसके जो पिच रहता है वो लो रहता है। क्यों? क्योंकि एक अडल्ट मेल में जो है वो लैरिंग्स बड़ा हो जाता है। और इसी कारण हमारे गले से जो बाहर जो एडम्स एपल दिखता है ना, जो बाहर संरचना दिखती है, इसके बड़े होने के कारण ही दिखती है। ठीक है। तो ये कारण था एडम्स एपल का। और इसके बड़े और छोटे होने से क्या होता है? बच्चों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये फीमेल की आवाज है या मेल की आवाज, क्योंकि बच्चों में तो लैरिंग्स छोटा ही रहना है। लेकिन बड़े जब होने लगते हैं तो मेल में ये बड़ा होता जाता है, लेकिन फीमेल में ये बड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए फीमेल की आवाज कैसी रहती है? पतली रहती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो ट्रैकिया रहती है और ये लैरिंग्स रहता है, तो इसके ऊपर क्या रहती है? कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई होती हैं। क्या होती हैं? कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई होती हैं। और क्यों बनी हुई होती हैं उसका भी एक कारण होता है कि नहीं बनी होगी तो क्या होगा? भाई हमारे ईसोफेगस में तो नहीं बनी है, इसमें क्यों बनी है? तो इसके बारे में जरा हम देखते हैं। अब ये कार्टिलेज की रिंग्स कहां से शुरू होंगी? ये होती है हमारे लैरिंग्स से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये जो रिंग रहती है ये कैसी? हाफ रिंग रहती है, पूरी नहीं रहती है। अगर पूरी रहेंगी तो पीछे वो ईसोफेगस में चुभती हैं, तो उसके कारण ये कैसी रहेंगी? हाफ रिंग्स रहेंगी। पूरी ट्रैकिया पर क्या रहती है? हाफ रिंग्स रहती है। आप इसको हल्का सा छूकर भी देख सकते हो अपने गले को। ये हल्की सी जो आपको हार्ड स्ट्रक्चर दिखती है ना, वो किसकी रहती है? कार्टिलेज की रहती है। अच्छा, उसको हम बोन का भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोन कैसा रहता है? बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। और ट्रैकिया कैसी है? सेंसिटिव रहती है। इसीलिए किसकी करना होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन में अंतर क्या होता है? भाई बोन ज्यादा हार्ड रहती है और कार्टिलेज कम हार्ड रहती है। अभी आप सिर्फ इतना ही देखो। ठीक है। जैसे आपका जो कान का जो पिन्ना रहता है, बाहर का ये जो संरचना रहती है, ये भी किसकी रहती है? ये हार्ड तो रहती है लेकिन इतनी हार्ड नहीं रहती। किसकी बनी होती? कार्टिलेज। बोन को क्या बोला जाता है? हड्डी बोला जाता है या अस्थि बोला जाता है। ठीक है। और कार्टिलेज को क्या बोला जाएगा? कार्टिलेज को उपास्थि कहा जाता है। उप मतलब जो थोड़ा सा उसके पास कम पावर होती है, इसलिए तो उप कहा जाता है।
तो ये कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई होती हैं। अच्छा, अगर आप देखो लैरिंग्स ह्यूमंस में बड़ा है, लैरिंग्स जो है मेल में बड़ा है, बाकी फीमेल्स में छोटा होता है। अब ये मेल में बड़ा है तो इसके ऊपर कार्टिलेज भी बड़ी होनी चाहिए, और होती है बड़ी। और अगर ये कार्टिलेज बड़ी होती है तो ये कार्टिलेज की संरचना हमें गले से बाहर दिखती है ह्यूमंस में, ह्यूमंस के मेल्स में। क्यों? क्योंकि ये लैरिंग्स बड़ा होता है, और जो बाहर ये उभरी हुई संरचना दिखती है इसको ही क्या कहा जाता है? इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है, क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। हिंदी में भी इसको एडम्स एप्पल ही प्रोनाउंस करते हैं, ये कारण हो जाते हैं इसके। अब दूसरा आ जाते हैं हम ट्रैकिया पर। ट्रैकिया में कुछ पढ़ना ही नहीं है। ट्रैकिया बस एक सीधी एक नलिका होती है, एक ट्यूब होती है जिससे आपकी एयर कहाँ जाती है? जिससे आपकी एयर जाती है लंग्स में। तो अब हम लंग्स पर आ जाते हैं कि लंग्स में इसका क्या काम होता है। ये मैं अब ईसोफेगस से नहीं बनाऊंगा, अब मैं सीधा क्या बना देता हूं, यहाँ पर ट्रैकिया बना देता हूं। इसको थोड़ा मैं डार्क मार्कर से बनाऊंगा जिससे अच्छे से दिखे। तो ये मैंने बना दी ट्रैकिया। अब एक ट्रैकिया है और लंग्स कितने होते हैं? लंग्स हमारे 2 होते हैं। तो कैसे काम चलेगा इसमें? तो क्या होगा, ये ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। मतलब इसका डिवीजन हो जाता है। और फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया क्या कहलाता है? ब्रोंकाई या ब्रोंकस। क्या कहलाता है? ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहलाता है। या सीधा सीधा अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रैकिया डिवाइड होकर किन में बदल जाती है? ब्रोंकाई में बदल जाती है। ये जो आपको अब 2 ट्यूब दिखने लगी, इनको क्या कहा जाता है? इनको ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहा जाता है। देखो, एक होगा तो ब्रोंकस कहा जाएगा और 2 होंगे तो ब्रोंकाई कहा जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको नॉर्मली ब्रोंकाई ही कहा जाता है क्योंकि ये 2 ही होते हैं। ब्रोंकाई जो होता है वो ब्रोंकस का प्लूरल फॉर्म होता है। और अब इनसे क्या है? लंग्स जुड़े हुए होते हैं। लंग्स इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो लंग्स को बना ले रहे हैं हम। लंग्स इनसे जुड़े हुए होते हैं। और जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है वो हल्का सा कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा किस लिए होता है? साइज में पूरा छोटा नहीं होता है। यहां पर आप देखो तो ये इसको कहा जाता है कार्डियक नोच। क्या कहा जाता है? कार्डियक नोच। क्यों कहा जाता है? कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? हार्ट के लिए यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? हार्ट होता है। आपने पढ़ा होगा हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड कहाँ होगा? अच्छा, वो थोरेसिक कैविटी में होता है। हमारे लंग्स भी क्या होते हैं? थोरेसिक कैविटी में होते हैं। थोरेसिक कैविटी मतलब होता है वक्ष गुहा। इसे चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, इसलिए ये जगह किसने घेर ली है? हार्ट ने घेर ली है। तो यहाँ का जो लंग्स है वो हल्का सा कैसा रह जाता है? छोटा रह जाता है। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि छोटा लंग्स कौन सा होता है। बाकी भी पूरा स्ट्रक्चर में छोटा नहीं होता है, बस जहां पर हार्ट होता है वहीं से हल्का सा दबा हुआ होता है, इसलिए इसको छोटा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हार्ट होता है। कौन सा वाला लंग होता है? ये लेफ्ट वाला। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब हमने जो है ट्रैकिया पर ये बना दिया क्या? कार्टिलेज की रिंग, जो मैंने ऊपर आपको बता चुका था। अब ये जो कार्टिलेज की रिंग है ये ट्रैकिया के साथ साथ ब्रोंकाई या ब्रोंकस में भी रहेंगी। मतलब इसमें तो रहेंगी और कहां भी रहेंगी? ये ब्रोंकाई में भी रहेंगी। तो ब्रोंकाई पर भी हम क्या कर देते हैं? कार्टिलेज की रिंग बना देते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? ब्रोंकाई। एक और बार लिख देता हूं मैं। ब्रोंकाई को श्वसनी भी कहा जाता है हिंदी में। वैसे तो कई बार क्या होता है, हिंदी वालों के लिए इंग्लिश टर्म यूज कर देते हैं, हिंदी में लिख देंगे ब्रोंकाई, श्वसनी नहीं लिखते हैं। लेकिन आप लिख लो, क्या कहा जाता है इनको? श्वसनी भी कहा जाता है। अब ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर तक जाते हैं, और लंग्स के अंदर भी क्या है, ये छोटे छोटे और ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, क्यों हो जाती है ये डिवाइड? क्योंकि अगर आप देखो तो इतनी प्रेशर से अगर वायु आएगी और सिर्फ एक ही ट्यूब द्वारा आपके फेफड़ों पर ये प्रेशर डालेगी तो आपके लंग्स जो है वो फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए उनको छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया है और छोटी ट्यूब से ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है। दूसरा, मैंने इसका कारण आपको नहीं बताया कि जो कार्टिलेज की रिंग होती है ये क्या होती है, इसका भी तो कोई कारण होगा। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि आप जब भी देखो, अगर वायु का प्रेशर जहां रहता है, अगर वायु वहां से पूरी निकल जाए तो वो क्या हो जाती है? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे एक बलून होता है, अगर बलून में से पूरी वायु निकल जाए, पूरी एयर निकल जाए, तो बलून क्या है? आपस में चिपक जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरी वायु बाहर निकाल दी और आपकी जो ट्रैकिया है वो क्या हो गई? चिपक गई, तो फिर आपके अंदर आप रेस्पिरेशन कैसे कर पाओगे? आप सांस कैसे ले पाओगे? अगर आप सांस नहीं लोगे तो आप मृत्यु हो सकती है आपकी कुल मिलाकर। इसलिए क्या है, ये हाफ रिंग ऑफ कार्टिलेज यहां पर लगी होती है। इनका एक कारण तो ये हो गया।
दूसरा कारण क्या हो गया कि ये ट्रैकिया जो है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि इसमें से अगर छोटी सी भी ठोकर लगी तो क्या है, ये डैमेज हो जाती है। तो बाहर से ठोकर ना लगे, बाहर से हमारे गले में हम कभी गिर गए या कुछ ऐसा हुआ तो ठोकर ना लगे, थोड़ी सी ठोकर से बचने के लिए कार्टिलेज लगी होती है। तीसरा, कभी आपने इतना ज्यादा खाना खा लिया कि आपकी जो ईसोफेगस है वो बहुत ज्यादा उसमें खाना जा रहा है। अब अगर ईसोफेगस में ज्यादा खाना गया तो आपकी ट्रैकिया क्या हो जाएगी, चिपट जाएगी, और चिपटने के कारण वो आपस में चिपक सकती है। तो फिर भी आप रेस्पिरेशन कैसे करोगे, आप सांस कैसे लोगे। तो ये कुछ कारण होते हैं, इनके कारण ये कार्टिलेज की रिंग्स यहाँ पर लगी हुई होती है। दूसरा, हम देख रहे थे कि अगर फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया होता है तो वो क्या कहलाता है, वो ब्रोंकाई कहा जाता है। लेकिन ब्रोंकाई में लंग्स के अंदर भी क्या होते हैं, डिवीजन्स होते हैं। हम लंग्स को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं या फिर से बना लेते हैं, क्योंकि ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई तो हमने पढ़ चुके हैं। तो फिर से मैं इसका एक रफ डायग्राम बना देता हूं। ये मैंने ट्रैकिया बना दी है और ये मैंने क्या, ब्रोंकस या ब्रोंकाई बना दी है, जिनको श्वसनी भी कहा जा रहा है। और ये मैंने थोड़े से बड़े लंग्स बना दिए। तो बड़े लंग्स में क्या है, आपको थोड़ा सा आराम से समझ में आएगा। ये मैंने लंग्स बना दी, ये हल्का सा छोटा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। हाँ, अब ये जो ब्रोंकस है, ये जो श्वसनी है, ये क्या है, छोटी छोटी ट्यूब्स में क्या हो जाती है, डिवाइड्स हो जाती हैं। छोटी छोटी ट्यूब्स में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई। और इनको क्या कहा जाता है, इनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, ब्रोंकियोल्स। मतलब सेकंड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया या फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोंकस क्या कहलाता है, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। तो ये भी आ सकता है, लिख लो आप, इनको क्या कहा जाएगा, ब्रोंकियोल्स कहा जाएगा। और ब्रोंकियोल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं कहा जाता है। ब्रोंकस को क्या कहा जाएगा, श्वसनी कहा जाएगा। ब्रोंकियोल्स को श्वसनिकाएं कहा जाएगा, श्वसनिकाएं। ये कहां होती है, ये हमारे लंग्स के अंदर होती है। अच्छा, ये इतनी ज्यादा डिवाइड क्यों हो गई, डायरेक्ट एक ब्रोंकस से भी तो जा सकती थी। मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण, बहुत ज्यादा सांस लेने के कारण ये छोटी छोटी में डिवाइड हो गई, जिससे एक ही ट्यूब पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। और हमारे लंग्स वैसे ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो ये तो हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर आती है, किसकी, एल्वियोलस की। एक होगा तो एल्वियोलस, बहुत ज्यादा होंगी तो एल्वियोली। ये ब्रोंकाई और ब्रोंकस जैसा ही सिस्टम है। अब एल्वियोली होती कहां है, एल्वियोली जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती हैं, इनके आखिरी छोर पर क्या है, एक अंगूर जैसा गुच्छा लगा हुआ होता है। कैसा, अंगूर जैसे गुच्छे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उतने बड़े तो नहीं होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको एल्वियोली कहा जाता है। ये हर एक ब्रोंकियोल्स की छोर पर लगी हुई होती हैं, इस टाइप की गोल गोल होती हैं। इनके अंदर ही क्या आती है, वायु आती है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको एल्वियोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्वियोली, या एल्वियोलस भी कहा जाता है। एल्वियोलस सिंगुलर फॉर्म है। और एल्वियोली का अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या कहा जाएगा, कूपिकाएं कहा जाता है। एल्वियोली को कूपिकाएं कहा जाता है। ये होती हैं सबसे छोटी चीज जो कि हमारे लंग्स में पाई जाती हैं, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। इन्हीं में क्या है, हमारी पूरी एयर जाती है और यहीं से जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब हमारी बॉडी से CO2 का बाहर निकलना, तो CO2 सबसे पहले कहाँ आएगी, एल्वियोली के पास आएगी। हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन जाएगी तो कहां से जाती है, एल्वियोली से ही जाती है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक ही तरफ के लंग में नहीं होती है, हर एक लंग्स में होती है। कहां पर होती है, ब्रोंकियोल्स के छोर पर होती है। तो ये हमने थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ लिया, इसकी संरचना के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पूरा लंग्स के बारे में। ये देखिए, हम थोड़ा सा लंग्स के बारे में देख लेते हैं। अब लंग्स कैसे होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं लोब में। अच्छा, लोब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो किडनी होती है वो किस में होती है, वो पार्ट में होती है। हमारी किडनी कितनी है, 2 होती हैं, ठीक है। वो अलग अलग डिवाइड होती है, उनका अलग अलग काम होता है। लेकिन जब कोई भी एक चीज, जैसे एक किडनी होती है, अगर आप एक किडनी को निकालो तो दूसरी किडनी से आप जिंदा रह सकते हो। क्यों, क्योंकि वो पार्ट में है, अलग अलग होती है, उनका अपना अपना काम होता है। काम एक ही है लेकिन उनका जो पूरा सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। तो एक किडनी को आप निकाल सकते हो, लेकिन जो लंग्स होते हैं वो किस में होते हैं, लोब्स में होते हैं, लोब में होते हैं। क्यों, क्योंकि एक लंग के बिना दूसरा लंग जीवित नहीं रह सकता है, या आप ही जीवित नहीं रह सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अपना एक लंग निकाल के किसी को दान में दे दो, और इसलिए इनको लंग्स ही कहा जाता है। ऐसे यहां से कभी हटाया नहीं जाएगा,
ठीक है, तो ये किस में होते हैं, लोब में होते हैं। अब लंग्स के बारे में अगर हम कुछ देखें, लंग्स के बारे में स्टडी करना क्या कहा जाता है, पल्मोनोलॉजी। लंग्स के बारे में अगर स्टडी करोगे, टू स्टडी अबाउट लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी मैंने बताया था, लॉजी शब्द जहां भी है वहां पर क्या होता है, स्टडी के बारे में बात की जाती है। और जहां भी आपको पूरी बायो में अगर पल्मोनो वर्ड मिले, PULMN वर्ड मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमेशा लंग्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कहीं भी कार्डियक वर्ड मिले तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हार्ट ही होगा। कहीं भी नेफ्रोनोलॉजी, नेफ्रॉन मिले, उसका मतलब किडनी होगा। न्यूरॉन्स कहीं भी मिले तो वहां पर या तो ब्रेन की बात की जाएगी या पूरे नर्वस सिस्टम की बात की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं। हाँ, एक और बताया था, जहां भी आपको डोंट वर्ड मिले, तो डोंट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, आपके टीथ के लिए यूज किया जाता है। डाइजेस्टिव में मैंने आपको बताया था। तो टू स्टडी अबाउट लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनोलॉजी। अब लंग्स के बारे में देखिए, लंग्स की यूनिट क्या होती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि लंग्स की इकाई क्या है। तो लंग्स की यूनिट क्या होती है, मैंने अभी आपको सबसे छोटी चीज लंग्स में क्या बताई, एल्वियोली। तो लंग्स की यूनिट क्या होगी, एल्वियोलस। एल्वियोलस, एल्वियोलस भी लिख सकते हैं, एल्वियोली भी लिख सकते हैं। कुपिका जो होती है वो लंग्स की यूनिट होती है। तो आज के लिए हमें बस इतना ही पढ़ना है। हमने पूरी संरचना देख ली है कि कैसा क्या सिस्टम होता है, कहां से वायु जाती है, कहां तक जाती है। आगे का हम कल पढ़ते हैं, थोड़ा सा लंग्स के बारे में और देखेंगे, और कुछ बातें होती हैं इसके बारे में, क्योंकि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो इतने से में तो इसका काम नहीं होने वाला है, तो बाकी का पढ़ते हैं कल। थैंक यू।